नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में। आज हम इस एपिसोड में साइंस स्पेशल क्वेश्चंस की चर्चा करने जा रहे हैं। ये सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और ये कुल मिलाकर संख्या में 100 होंगे, यानी 100 ऐसे क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है जिसमें आपको ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे ना जो आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, चाहे वो कोई बीपीएससी की परीक्षा हो या बिहार एसएससी की परीक्षा हो या सीटेट स्टेट जैसी कोई भी परीक्षा हो किसी भी राज्य की। अगर उसमें आपके साइंस के प्रश्न आते हैं तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एकदम देर नहीं कीजिए, वीडियो को देखिए, आपको लगे कि ज़रूरी है तो नोट्स बनाइए। पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ प्राप्त करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इन प्रश्नों की श्रृंखला को। तो हमारा पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? ये इसका जवाब है हिरन। सबसे बड़ी आँखें हिरन की होती हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है जो CO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए आज के समय में CO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उद्योग। विद्युत उद्योग में अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? देखिए, विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी शेले ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? तो इसका कारण ये है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है और अधिक दाब होने की वजह से इसमें खाना जल्दी पक जाता है। हमारा छठा प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी साथ साथ बढ़ता है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद हमारा आठवां प्रश्न है कि कॉपर का यानी तांबे का शत्रु तत्व क्या है? तो कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे 9वें क्वेश्चन पे, उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों लगता है? तो उगते और डूबते समय सूर्य लाल इसलिए लगता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है ये सबसे कम होता है और यही कारण है कि उगने और डूबने के समय सूर्य का रंग हमें लाल लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज यानी रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। अपने 11वें प्रश्न को हम देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो इनके बीच जो एक गेंद रख दी जाए तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दो समतल दर्पण जो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, अगर इनके बीच एक गेंद रख दी जाए तो इससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो देखिए, इससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी 5। ठीक है, 12वें प्रश्न पे चलते हैं। 12वां हमारा प्रश्न है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है, कैसा बिहेव करता है? तो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है ये एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, एक अवतल लेंस की तरह ये व्यवहार करता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे 13वां प्रश्न हमारा है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इकाइयों की जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं उनमें जो विशिष्ट गुरुत्व होता है ना उसकी मात्रा समान होती है। इसका उत्तर है विशिष्ट गुरुत्व। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न हमारा है कि अगर कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? अगर कोई समतल दर्पण है और कोई मनुष्य 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इसकी तरफ आ रहा है तो इस दर्पण में जो मनुष्य का इमेज बनेगा
उसकी चाल क्या होगी? तो उसकी चाल होगी 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्वों को कहते हैं उपधातु। ऐसे तत्वों को कहते हैं उपधातु। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो 17वां प्रश्न है वो है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं थियोफ्रेस्ट। थियोफ्रेस्टस जो हैं ये वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। 18वां प्रश्न है कि इनमें से किस ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इसमें से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इसका सही उत्तर है इस्पात। इस्पात में ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। 19वां प्रश्न हमारा है कि एक व्यक्ति स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है और एकाएक वो बाहें समेट लेता है। एक व्यक्ति जो स्टूल पर बाहें फैला के खड़ा है, एकाएक वो बाहों को समेट लेता है। तो ऐसा करने में जो स्टूल का कोणीय वेग होगा वो क्या होगा? उसके साथ क्या होगा? वो बढ़ेगा, घटेगा? तो इसका उत्तर है कि वह वेग बढ़ जाएगा। स्टूल का जो कोणीय वेग होगा वो बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर अगर एक बम विस्फोट होता है, मान लीजिए कि चंद्रमा पे बम विस्फोट हो रहा है, तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी? तो इसका उत्तर है कि इसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। 21वां प्रश्न है हमारा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? क्या वजह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है? इसका उत्तर है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के लिए यहाँ का जो पलायन वेग है वो उत्तरदायी है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। 22वां प्रश्न है हमारा कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल के साथ क्या होगा? तो अगर सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ाई जाती है तो उसका जो आवर्तकाल है वो 2% बढ़ जाएगा। 23वें प्रश्न पे चलते हैं। 23वां प्रश्न हमारा है कि एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है। एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। 24वां प्रश्न है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये क्यों हो पाता है? इसका क्या कारण है कि रेडियो की घुंडी को घुमाते हैं तो अलग अलग स्टेशन के प्रोग्राम कैसे सुन पाते हैं, किस वजह से? इसका उत्तर है अनुनाद के कारण। 25वां प्रश्न हमारा है कि वेंचुरी मीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से हम जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। 26वां प्रश्न है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? उत्तर है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। 27वां प्रश्न हमारा है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन कितने समय का होगा, कितने घंटों का होगा? जैसे अभी हमारा दिन होता है 24 घंटे का। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान परिवर्तित ना हो लेकिन इसकी जो त्रिज्या है ये कम हो जाए तो फिर दिन कितने देर का होगा? तो दिन होगा 12 घंटे का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28वां प्रश्न हमारा है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए, अगर किसी चीज़ को पृथ्वी से हमने 11.2 किलोमीटर के प्रति सेकेंड के वेग से हमने फेंक दिया तो क्या इस पिंड का क्या होगा? फिर ये कभी भी पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आएगा, यानी पृथ्वी पर ये वापस कभी नहीं लौटेगा। 29वां प्रश्न है हमारा कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। 30वां प्रश्न है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? अगर पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए और द्रव्यमान वही रहे, ठीक है, इसका मास जो है वो वही रहे, तो फिर पृथ्वी तल का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके साथ क्या होगा? तो वो 2% घट जाएगा। त्रिज्या 1% कम हुई तो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो 2% कम हो जाएगा। 31वां प्रश्न हमारा है कि दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रक है पास्कल। तो इस तरीके से अभी तक हमने 31 प्रश्न कर लिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है कि खाना पकाने का बर्तन
कैसा होना चाहिए? खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। ठीक है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता होनी चाहिए किसमें? खाना पकाने के बर्तन में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जब झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? उसका ताप बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो इसका ताप बढ़ जाता है। 34वां प्रश्न हमारा है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है -0 डिग्री के, यानी -0 डिग्री केल्विन। 35वें प्रश्न पे चलते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से। ठीक है, 36वां प्रश्न हमारा है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? देखिए, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो आप जानते हैं मैडम क्यूरी के नाम से ये क्यूरी आया है। तो क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। 37वें प्रश्न पे चलते हैं। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। आपने भी पढ़ा होगा बैनी आह पी ना ला, है ना, यानी बैंगनी से शुरू करके हम और लाल रंग पे ख़त्म करते हैं। बैंगनी जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए, मान लीजिए कि कमरे में कोई रेफ्रिजरेटर रखा है, इसका दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, 39वां प्रश्न हमारा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? देखिए, सेकेंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकेंड का होता है। 41वां प्रश्न हमारा है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलोर में। 42वें प्रश्न पे चलते हैं। पराध्वनिक विमानों की चाल कैसी होती है? पराध्वनिक जो विमान होते हैं इनकी चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। 43वां प्रश्न पे चलते हैं। 43वां प्रश्न हमारा है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है? तो जो भू स्थिर उपग्रह होता है उसकी ऊंचाई पृथ्वी से होती है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, 36,000 किलोमीटर। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमने 43 क्वेश्चंस कर लिए हैं साइंस के, वन लाइनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको खुद ही ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर आपकी नज़रों से गुजरे भी होंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जीएस की एक 10,000 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें इतिहास के 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हमने इतिहास के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। बहुत सारे फैक्ट्स भी उसमें, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए गए हैं, एडिशनल बातें भी बताई गई हैं जो कि आपके हिस्ट्री में इंटरेस्ट को भी बढ़ाएंगी, साथ ही साथ आपके ज्ञान को तो बढ़ाएंगी ही। ठीक है, चलते हैं हम अपने 44वें प्रश्न पर। हमारा 44वां प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र में जो विद्यार्थी स्टडी करते हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो किसकी शपथ होती है? वो होती है हिप्पोक्रेटस की। 45वां प्रश्न है कि कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? कार में जो रेडिएटर लगाया जाता है उसका कार्य होता है इंजन को ठंडा रखने का। 46वां प्रश्न हमारा है कि मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसके साथ ही अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसके साथ क्या समस्या होती है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को समस्या ये होती है कि उसे निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। देखिए, जहाँ दूर रहेगा ना, दूरदृष्टि दोष का मतलब कि निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। अगर इसकी जगह निकट होता, निकट दृष्टि दोष, तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति को दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं 48 प्रश्न पे। तो हमारा 48वां प्रश्न है कि किताब के ऊपर रखे हुए किसी लेंस को ऊपर उठाने पर अगर मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा लेंस है? जैसे मान लीजिए एक किताब है, इसके ऊपर लेंस रखा है। अब लेंस को हम जैसे जैसे ऊपर उठाते हैं तो किताब में लिखे हुए अक्षरों का जो आकार है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये लेंस कौन सा है? ये है उत्तल लेंस। 49वां प्रश्न है कि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है। उत्तल था तो आकार बढ़ रहा था, अब इसमें हम ये ऐसा लेंस है जिसमें अक्षरों का आकार छोटा दिख रहा है, तो ये कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस है।
50वां प्रश्न हमारा है कि तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से। तारों के टिमटिमाने का कारण है इनका अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कण आवेश रहित होता है। तो आवेश रहित कौन सा कण होता है, ये होता है न्यूट्रॉन। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 तरह के कण होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आवेश रहित कौन सा कण है, न्यूट्रॉन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 52वां प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों की जो आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है उसको शारीरिकी कहते हैं। 53वां प्रश्न है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हमने देखा था कि तरंग दैर्ध्य जो था वो सबसे कम किस रंग का था, बैंगनी का, और अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका है, ये भी बैंगनी का ही सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। अगर हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की जो वास्तविक गहराई है वो क्या होगी। एक तालाब जो स्वच्छ जल से भरा हुआ है, इसकी गहराई देखने में 3 मीटर लग रही है। अगर हवा के सापेक्ष हम जल का अपवर्तनांक निकालें तो वो 4/3 है, तो तालाब की गहराई क्या होगी, तो तालाब की गहराई होगी 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर। 55वें प्रश्न पे चलते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। 56वें प्रश्न पे चलते हैं। 56वां प्रश्न हमारा है कि रडार की कार्यप्रणाली कौन से सिद्धांत पर आधारित है। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो रडार की जो कार्यप्रणाली है ये रेडियो तरंगों का परावर्तन, इस सिद्धांत पर आधारित होती है। चलते हैं 57वें प्रश्न पर। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, तो ये है द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ये 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगता है कि ये बाय मिस्टेक इसमें आया है। बस इतना जानिए आप कि बल की परिभाषा कैसे ज्ञात की जाती है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें बल की परिभाषा के विषय में जानकारी मिलती है। 58वें प्रश्न पे चलते हैं। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। यानी अगर एक पदार्थ रखा है तो अगर ये अपनी सिचुएशन में ही बने रहना चाहता है, ये किसी तरह की गति, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं चाहता, तो इसका ये कौन सा गुण होगा, इस गुण को क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लेसर करता है विकिरण का उद्दीप्ति सिद्धांत, उत्सर्जन। ठीक है, विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन, इस सिद्धांत पर लेसर काम करता है। हमारा 60वां प्रश्न है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया है तो उसको सलाह दी जाती है कि आप लेट जाओ। क्यों लेट जाओ, क्योंकि लेटने पर वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, यानी क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, और जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम हो जाता है। 61वें प्रश्न पे चलते हैं। बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि दाब जब अधिक होता है, दोनों बर्फ़ के टुकड़े को जब हम आपस में दबाएंगे और दाब अधिक होगा तो इससे बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। 62वें प्रश्न पे चलते हैं। 62वां हमारा प्रश्न है कि मोटर कार में शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। ये काम करता है केवल संवहन के सिद्धांत पे। संवहन के सिद्धांत पे कार्य करता है कौन, मोटर कार के शीतलन यंत्र का सिस्टम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 63वां प्रश्न है हमारा। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है। तो जब जीवित प्राणियों के शरीर में प्रोटीन एमिनो अम्ल में विघटन होता है, प्रोटीन का विघटन अमीनो अम्ल में होता है, तो इसे पाचक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ये पाचन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। 64वें प्रश्न पे चलते हैं। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। तो वह ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है।
हमारा 66वां प्रश्न है कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। इसका उत्तर है कि प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये सहायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कह सकते हैं कि ये वीवीआई टाइप क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। 67वां क्वेश्चन है हमारा कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वहाँ के लोग को कौन सी बीमारी होती है, किस बीमारी से वो लोग पीड़ित होते हैं। तो ये लोग बेरी से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, हमारा 68वां प्रश्न है कि मांसपेशियों में किस के एकत्र होने से थकान होती है। कौन सा ऐसा एसिड है जो अगर हमारे मसल्स में एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है तो हमें थकान महसूस होती है। इसका सही उत्तर है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। 69वां प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो तय की जाने वाली दूरी होती है उसे ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं और ये दूरी को मापने की एक इकाई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 70वां प्रश्न हमारा है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 71वां प्रश्न है कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। ये बनी होती है सिलिकॉन की। 72वां प्रश्न है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं। फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर जो काल्पनिक रेखा पड़ती है इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। 73वां प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी। तो किसी भी वस्तु का फोकस अगर अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया जो उसका जो इमेज होगा वो अनंत बनेगी, बहुत सारी इमेज इसकी बनेंगी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 74वां प्रश्न है वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है वो कौन सी धातु है। वो है जिंक। 75वां प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। इसका प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेविसन ने। ठीक है, लैमार्क और ट्रेविसन ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहले किया था। यहाँ हम जीव विज्ञान के जनक की बात नहीं कर रहे हैं। जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। ठीक है, 76वां प्रश्न पे चलते हैं हम। कार्य का मात्रक क्या है। देखिए कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। अभी मैंने आपको बताया प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसके बाद 78वां हमारा प्रश्न है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता है। 69वां प्रश्न है हमारा कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। उसे यौगिक कहते हैं। 80 प्रश्न है हमारा 80 नंबर का 80वां प्रश्न है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। हमारा 81वां प्रश्न है कि कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं। उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। यानी आपसे पूछा जाए आवृत्ति किसे कहते हैं तो किसी कण के एक सेकेंड में जितने वाइब्रेशन होते हैं, जितने कंपन होते हैं, उस कंपन की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। हमारा 82वां प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर इस दाब को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी। अब समझिए इस बात को। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। अगर इस वायु के दाब को डबल कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। ध्वनि की चाल जो होगी वो अपरिवर्तित रहेगी, यानी उतनी ही रहेगी। ठीक है। 83rd क्वेश्चन है हमारा कि इनमें समय का मात्रक, इसको भी रहने दीजिए, ये लग रहा है किसी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाया गया था इसको। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है। पारसेक इकाई है दूरी की। ठीक है। कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो आप जानते हैं शीशा जो होता है वो धातु तो है, लेकिन धातु होने के बाद भी ये विद्युत का कुचालक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि
किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो देखिए ग्रेफाइट और आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। 87वां प्रश्न हमारा है कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। मान लीजिए एक गुब्बारा है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस भी है और ऑक्सीजन गैस भी, दोनों बराबर है। अगर इस गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? तो यहाँ से निकलेगी हाइड्रोजन गैस, तेज़ी से निकलेगी, ठीक है। हमारा 88वां प्रश्न है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचने लगते हैं। अगर आप कपूर को पानी में डालें, जल के सरफेस पे डालें, तो वो नाचना शुरू करता है। ये क्यों नाचता है? तो ये इसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचने लगते हैं। हमारा 89वां क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। हमारा 90 प्रश्न है 90 नंबर का कि यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो क्या होगा? इनके वेग जो होंगे ये समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है। पृथ्वी जो है इसकी परिक्रमा कर रहा है एक उपग्रह, एक सैटेलाइट है, इसकी परिक्रमा कर रहा है, यहाँ से एक पैकेट छोड़ दिया गया। तो ये इस पैकेट का क्या चलेगा, क्या बनेगा, क्या होगा? तो ये जिस तरह से ये उपग्रह परिक्रमा कर रहा है ना, उसी तरह से ये पैकेट भी पृथ्वी की परिक्रमा ही करता रहेगा, ठीक है। 92वां क्वेश्चन है अमोनिया। अमोनिया क्या है? तो अमोनिया एक यौगिक है। 93वां क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर। 94वां क्वेश्चन है कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। 95वां क्वेश्चन हमारा है कि जल एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 96वां क्वेश्चन हमारा है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी। 97वां क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का, ठीक है। 98वां क्वेश्चन हमारा है कि जूल किसकी इकाई है? आप जानते हैं जूल जो है ये ऊर्जा की इकाई है। 99वां क्वेश्चन है कि मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति प्रचलित है इसे कब लागू किया गया? इसे लागू किया गया 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और अंतिम क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों? क्योंकि ये पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसलिए अंधेरे में उड़ पाते हैं, ये अंधेरे में देख पाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये 100 प्रश्नों की सीरीज जो थी आज ये इस समय ख़त्म होती है। उम्मीद है कि ये सीरीज आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया है, मुझे पता है, लाइक भी करें और अपने फीडबैक्स दें, कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी विशेष तरह की चीज़, आप विशेष तरह का वीडियो चाहते हैं, किसी खास टॉपिक पे चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे इस ग्रुप के जो भी टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से आपको सारे के सारे PDF जो भी वीडियोज़ आते हैं उनके PDF आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाया करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू।